अस्सलाम वालेकुम मेरे बांग्लादेशी बहन भाइयों। आज मैं किसी अजनबी के तौर पे नहीं बल्कि एक खैर ख्वाह के तौर पे आपसे बात करूंगा। ढाका से लेकर चिटागोंग की ज़मीन तक फैले हुए मेरे बांग्लादेशी भाइयों, जितना आपको बांग्लादेश से प्यार है ना, उतना ही प्यार मुझे भी बांग्लादेश से है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपके बुजुर्गान की वजह से हमें पाकिस्तान मिला था। आज मैं बांग्लादेश के नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूँ और उन्हें वाज़ह तौर पे मैं ये चीज़ बताऊँगा कि किस तरह 15 साल से भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के नाम पे उनकी तिजारत, उनके पूरे सिस्टम का सौदा किया गया। लंबी बात नहीं करते, चलें पहले पानी की बात कर लेते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि दरियाए गंगा या फिर तीस्ता का पानी आपको क्यों नहीं मिलता? 1975 के अंदर फ्लाका बैराज बनाने से लेके भारत ने इंटरनेशनल कवानीन हेल्सिंकी रूल की किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं। भारत ने हमेशा जो है वाटर डिप्लोमेसी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। आपको जब आपके पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे जब फसलें अपनी पीक पे होती हैं और उस टाइम पे फसल को पानी की शदीद ज़रूरत होती है, उस टाइम पे ये बंद बंद कर लेते हैं। और जिस टाइम पे सैलाब आता है और पानी ओवरफ्लो हो रहा होता है, उस टाइम पे ये बंद खोल देते हैं और बांग्लादेश को सैलाब की नज़र कर देते हैं। ये दोस्ती है। आज भी जो राग लापते हैं बांग्लादेश भारत की दोस्ती का, आज भी बांग्लादेश के अंदर बहुत से लोग हैं ना जो ये बात कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। बिलियन ऑफ डॉलर्स का बांग्लादेशी किसानों का नुकसान कर दिया जाता है हर साल। और मकसद इनका क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि बांग्लादेश का किसान जो है वो कभी भी स्टेबल ना हो सके। ये दोस्ती है, इस बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करूँगा, कोई बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मैं। इसके बाद भारत कहता है कि वो बांग्लादेश का माशी शराकतदार है। आपको पता है इसमें हकीकत क्या है? किस तरह से नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है भारत बांग्लादेश पे लगाता है और बांग्लादेश का माल जो है वो इतनी हाई प्राइसेस में इंडियन मार्केट्स में पहुँचता है कि वो सेल ही नहीं हो सकता। और उसी के अगेंस्ट होता ये है कि वो अपना माल जो है वो सस्ते दामों लाके बांग्लादेश की मंडियों के अंदर उनका नाकस माल जो है वो भरा पड़ा है और वो जनाब बहुत सस्ते रेट पे बेच रहे होते हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद आप ट्रेड डेफिसिट देख लें, आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस भारत में जाता है। और अगर आप इस पे किसी किस्म की कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो जनाब फिर मीडिया भी बैठा है और बाकी भी सारे बैठे हैं, वो आपको रगड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं, आप बहुत सी चीज़ों में देख सकते हैं, जैसे शेख हसीना ने ट्रांजिट कॉरिडोर को किया, उसमें बांग्लादेश को क्या मिला? वो सिर्फ बातें थी और महज सिर्फ वादे थे। उसमें बांग्लादेश को तो कुछ भी नहीं मिलता ना। इस सारी सिचुएशन को इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको सस्ती गैस और सस्ती बिजली के लिए आपकी इंडस्ट्री को हमेशा भारत की तरफ देखना पड़ेगा। और वो इस सारे प्रोसेस के दौरान अगर कभी आपको खुद मुख्तारी का ख्याल आता है, आपको ख्याल आता है कि नहीं जी हम तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो वो फिर आपको रगड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी आप हम पे डिपेंड करते हैं। आप ज़रा सा अपनी आंखें दिखाने की कोशिश करेंगे, ना आपको सस्ती बिजली की मिलेगी और ना ही आपको सस्ती गैस मिलेगी। जब तक दिल्ली का हुक्म नहीं होगा फिर आप अपनी इंडस्ट्री को भी नहीं चला पाते। तो क्या ये दोस्ती है? मैं देन अगेन वो बात रिपीट करूंगा कि जो बहुत बड़े दावेदार हैं कि जनाब भारत बांग्लादेश की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होनी चाहिए, क्या ये दोस्ती है? पानी रोका जा रहा है, माशी मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये दोस्ती है? और जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो फिर आता है जनाब हिंदू कार्ड। हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर भारत ने हमेशा जो है एक फिफ्थ कॉलमिस्ट और स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। होता ये है कि जनाब आप जब भी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो रॉ जो है वहाँ पे आप कह लें हिंदू मुस्लिम फसादात के नाम पे या फिर आप कह लें कम्युनल राइट्स करा के उसको इंटरनेशनल मीडिया के सामने शुरू कर देते हैं कि जनाब ये देखें अकलीतों के साथ ज्यादती हो रही है। एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हिंदू कम्युनिटी को जो है वो भारत की फेवर में और बांग्लादेश के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको ये चीज़ बड़ी वाज़ह तौर पे बता दूं, मैं किसी भी रिलीजन किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से हिंदू रहते हैं और वो बड़े पुरअमन और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश के केस के अंदर ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ हर दफ़ा इस्तेमाल होती है। जो कोई हिंदू बिजनेस कर रहा है उसको स्पेशली तौर पे जनाब इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, उसको चीज़ें उसको हेल्प आउट किया जाता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे, ठीक है, ताकि वो फिर रॉ का और हिंदुस्तान का जो है एसेट के तौर पे काम कर सके। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ खासतौर पे जो बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप काम करते हैं उस पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हिंदू कम्युनिटी को खास तौर पे बांग्लादेश में बांग्लादेश का वफादार वफादार नहीं होना चाहिए? क्या उनकी वफादारियां बांग्लादेश के साथ हैं? क्या वो हिंदुस्तान के ज़्यादा वफादार हैं या वो बांग्लादेश के ज़्यादा वफादार हैं? ये बड़ी एक कॉमन सा क्वेश्चन है। ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये सवाल बांग्लादेश की जो खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी है जो हर दफ़ा जब बांग्लादेश अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या फिर बिजनेस पॉलिसी की बात करता है तो ये बीच में आके अकलियतों पे जो जुल्म वाला नारा शुरू हो जाता है, ये क्या वफादारी का सबूत है? क्या फिर आप ज़्यादा वफादार बांग्लादेश के साथ हैं या फिर आप भारत के साथ वफादार हैं? मेरा मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलें, खैर आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं उन लोगों पे जो शेख हसीना की गवर्नमेंट के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे थे। ख़ास तौर पे आप बात कर लें कि
सरकारी अफसरान, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस इदारे, सारे इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, चंद एक काली भेड़ है, ब्लैक शीप्स जिनको आप कह सकते हैं। उसके अलावा फिर एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़े नंबर्स हैं ऑफिसर्स के जो शेख हसीना गवर्नमेंट के अंदर इंडक्ट किए जाते हैं, और वो सारे पीछे से ढाका के बजाय उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो दिल्ली के साथ हैं। मैं बांग्लादेश के नौजवानों को ये क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक खुद मुख्तार और एक आज़ाद बांग्लादेश मिले, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन लोगों को आइडेंटिफाई करें और इन लोगों को साइड करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक ये मौजूद है ना तो आप अपनी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना सकते हैं, ना कोई आपका इंडिपेंडेंट स्टांस हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि जब आप कोई इंडिपेंडेंट स्टांस करने की कोशिश करेंगे, या तो आपका पानी बंद कर दिया जाएगा, या इकोनॉमिकली आपको तंग किया जाएगा, या फिर हिंदू कार्ड प्ले करना शुरू कर देंगे। और उन सब चीज़ों को फैसिलिटेट कौन कर रहे होते हैं? ये भाई लोग, जिन्हें कहा जाता है भाई लोग, बांग्लादेशी भाई लोग। ये फिर वहाँ पे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन हैं, इंटेलिजेंस के कुछ अफसरान हैं, और ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसरान हैं। अब इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि ख़ास तौर पे आपको पाकिस्तान और चाइना से दूर रखा जाता है। ये सारा सेटअप मिल के जो है ना, वो ये कोशिश करता है कि आपके पास भारत के अलावा और कोई ऑप्शन बचे ही ना। अब आपका पाकिस्तान और चाइना के करीब आना क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमेशा डराया जाता है कि जनाब भारत के बगैर आपका डिफेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। हकीकत क्या है? आप नेवियल पावर की बात कर रहे हैं ना, जिसे बहरी कुव्वत कहा जाता है, उसमें हमेशा भारत यही चाहता है कि कभी भी बांग्लादेश जो है वो खुद मुख्तार ना हो। अभी रिसेंटली चाइना ने जब आपको सबमरीन्स दी, तो आपने ड्रामा देखा कि कितना बड़ा क्योस और कितना बड़ा ड्रामा लगाया गया। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम एयर फोर्स की बात करें ना, जिसे फ़िज़ाई कुव्वत कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें, अगर पाकिस्तान का एरोस्पेस इंडस्ट्री और चाइना का मिसाइल सिस्टम मिल जाए, तो आपको लगता है कि बांग्लादेश की दिफा के अंदर कोई कमी रह जाएगी, या कोई मैली आंख उठा के बांग्लादेश की तरफ देख सकेगा? हमेशा आपको ये फील कराया जाता है, आपको डराया जाता है कि जनाब अगर आप किसी और की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो जो भारत है ना, वो बांग्लादेश को तबाह कर देगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आज दुनिया जो है ना, वो मल्टीपोलर हो चुकी है जनाब। बांग्लादेश को बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। आज पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिल के बांग्लादेश के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी JF-17s और नेवियल पावर दे देते हैं ना, तो इस रीजन के अंदर कोई भी बदअमनी कर नहीं सकेगा। कोई भी यहाँ पे किसी किस्म का मुल्कों को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। और भारत का तो ये हमेशा से एक वतीरा रहा है। आप देख लें भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन्होंने हर एक को डिस्टर्ब ही रखा है। इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि इनके नेबर्स जो है ना, इनको ये किसी तरह से भी इकोनॉमिकली भी या किसी भी तौर पे जो है वो ग्रो ना करने दें। फिर देन अगेन आपको पता है कि मेरी फिर एक बात जो है वो हर दफ़ा फेमस हो जाती है। वो आदित्य नाथ जोगी साहब जो हैं, वो धमकियां देते हैं कि जनाब बांग्लादेश पे हमला कर दूंगा, तुम जुर्रत करके देखो, तुम्हारी हम टांगे तोड़ देंगे। अगर हम एक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना एक ब्लॉक बना लेते हैं ना, तो किसी की जुर्रत नहीं है कि फिर इन तमाम ममालिक में से किसी की तरफ भी कोई आंख उठा के देख ले। चाइना की इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपर्टीज जो है, वो बांग्लादेश को एक एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। और ये ख्वाब जो है बांग्लादेश को कभी भारत दिखा भी नहीं सकता, इस तरह का ख्वाब भी नहीं दिखा सकता। तो मेरे बांग्लादेशी दोस्तों, भाइयों, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और इस चीज़ को समझ लो अब कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी बड़े लोग बातें करते हैं ना कि जनाब असल दोस्तों हमारा ये। इस चीज़ को समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर एक एशियन ब्लॉक बनाए। इस तरह का ब्लॉक होगा जिससे बाद में हमारी मईशत और हमारी बाउंड्रीज जो है वो सेफ रहेंगी। तो अब जो है वो जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है। अब ज़रूरत है कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंटली अपने फैसले करे। मेरी बात यकीनी तौर पे, मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि आपके दिल पे उतरेगी। आप एक दफ़ा इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी चीज़ों को बैठ के सोचेंगे, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो होगा वो बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, हम दोनों भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती हमेशा जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद।